बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चल रहा है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद वारिस अली और आज की जो वीडियो है मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाने वाला। आज की वीडियो जो है वो बनाने लगा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि जो भी मैंने ट्रैवलिंग की है। आपको पता है जैसे कि मैंने 35 से 40 कंट्री का टूर किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो आज दोस्तों के साथ ये शेयर करूँ कि मैंने जो ट्रैवलिंग की है कैसे की है और कितने पैसों में की है और वीज़ा कैसे लगवाया है। आज जो है मैं सबसे पहले जो शुरू करूँगा वो जापान की वीडियो से शुरू करूँगा कि जब मैं जापान गया था तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो वो मेरा वीज़ा कैसे लगा। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो वीज़ा फॉर्म है वो बड़े अच्छे तरीके से फिल करना है। उसमें कोई गलती कोताही की जो है ना गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर आपका वीज़ा फॉर्म ही गलत हो गया तो आपका इंटरव्यू भी अगर आप सही दे चुके हैं तो आपने अगर वीज़ा फॉर्म गलत लिखा है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने वीज़ा फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए जापान के जहाँ पे जिस सिटी में आपने जाना है उसकी आपको होटल बुकिंग चाहिए। और ये ट्रैवल प्लान भी आपको चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है और किस किस जगह पे जाना है। उस सिटी का नाम भी आपने बताना है कि मैंने इस सिटी में जाना है, इतने दिन मैंने इधर रहना है। वो ट्रैवल प्लान एक होता है पूरा। तो इसके बेसिकली फ़ीस कोई नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। इसका वीज़ा, इसकी चार्जेस नहीं है जापान एम्बेसी के। तो ये है कि आपको जाना 3 दफ़ा पड़ेगा। सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आपने क्या करना है, आप वीज़ा फॉर्म अपना सबमिट करवा के आएंगे। जब वीज़ा सबमिट करवा के आएंगे उसके बाद फिर ये 3-4 दिन बाद आपको बुलाएंगे कि जी आपका इंटरव्यू है। तो 3-4 दिन बाद जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में चीज़ें लिखी होंगी जब अपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपको याद होनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा था, क्या करना था, किधर ट्रैवलिंग करनी है, मैंने कहाँ जाना है। वो आपको जो ट्रैवल प्लान आपने दिया हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रैवल प्लान के हवाले से ही आपको सवाल पूछेंगे। कोई और सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने कहाँ जाना है या क्यों जाना है, वो नहीं पूछेंगे। जो आपके वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में लिखा होगा, जो वीज़ा फॉर्म में डेट्स डाली होंगी, उन्हीं के हवाले से वो आपसे सवाल करेंगे कि आपने कहाँ जाना है, क्यों जाना है। ये जो है ना ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे जी आपने कितने दिनों के लिए जाना है, क्यों जाना है, आपका पर्पज़ क्या है। आपने अगर टूरिस्ट के लिए कंट्री चुना है हमारा जापान, तो कोई किसी और कंट्री में भी जा सकते थे, आप हमारे कंट्री में क्यों जा रहे हैं। तो ये भी बेसिकली मेन चीज़ होती है, क्योंकि बंदे स्किप कर जाते हैं इन चीज़ों को कि जी हमने जाना है तो बस हमारा वीज़ा फॉर्म भर दें। अगर वीज़ा फॉर्म आप ख़ुद नहीं भरेंगे तो मेरे भाई प्रॉब्लम होती है। आप वीज़ा फॉर्म कोशिश किया करें, जब भी वीज़ा फॉर्म भरें आप ख़ुद भरें, ताकि आपको पता हो कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपने बताई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एयरलाइन आपने चूज़ करनी है वो जापान के लिए आप चाइना से भी जा सकते हैं, आप थाईलैंड से भी जा सकते हैं, आप मलेशिया से भी जा सकते हैं, आप श्रीलंका से भी जा सकते हैं। वैसे जो मैंने आइडिया लगाया वो श्रीलंका की जो एयरलाइन है वो सबसे सस्ती एयरलाइन है, तो वो भी श्रीलंका की एयरलाइन वो भी बड़ी अच्छी एयरलाइन है। उससे भी आप जापान जा सकते हैं। वो डायरेक्ट टोक्यो जाती है फ़्लाइट। अगर आपने थाईलैंड से जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मगर थाईलैंड की एयरलाइन जो है वो महंगी है, इस वजह से लोग चूज़ करते हैं श्रीलंका की फ़्लाइट। और श्रीलंका का डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो तकरीबन 9 घंटे में श्रीलंका से तकरीबन आपको टोक्यो सिटी में पहुंचा देगी। तो अगर आपने होटल बुकिंग करना है तो आपके ये जो ट्रैवल प्लान दिया होगा उसके मुताबिक आपने होटल बुकिंग भी करनी है, जो टिकट भी आपकी उसी हिसाब से हो। ये ना हो कि आपने सफ़र करना है 15 तारीख को, मगर जो होटल की बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो आप 17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं बात होनी चाहिए। आप जब से ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है आपने उस हिसाब से आपने डे बाय डे का प्लान जो देना है वो एग्जैक्ट देना है, क्योंकि एम्बेसीज ये चीज़ हरगज़ नहीं मानती। आप भी कोशिश किया करें जो बात एम्बेसीज को बताएं वो सही बताएं और करेक्ट बताएं, क्योंकि जो झूठ है उसके पाँव नहीं होते। तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो आपने झूठ नहीं बोलना एम्बेसी, क्योंकि उनके पास तमाम डाटा होता है बंदे ने ट्रैवलिंग की हुई है नहीं की हुई, या बंदे का क्या बायोडाटा है, वो सारा उनको पता होता है, मालूम होता है। तो कोशिश किया करें सच बोला करें। और दूसरा ये है कि अगर आपने होटल बुकिंग करनी है तो वो आप booking.com से भी कर सकते हैं, agoda.com है उधर से भी कर सकते हैं, ट्रिप एडवाइज़र है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, आप उधर से होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। मगर कोशिश करें कि आपने जब होटल बुकिंग करवानी है तो वो कन्फर्म करवानी है। और जो मेन चीज़ है वो बताने वाली वो ये है कि जब आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है ना, उसमें आपने पूरा प्लान लिखना है कि ये मैं इधर जा रहा हूँ, इधर से इधर जाऊँगा, इधर से इधर जाऊँगा। पूरा प्लान लिखना है आपने कि मैं इतने दिन रहूँगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा।
पूरा प्लान लिखना है। इसके साथ जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वीज़े के साथ, वो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि जो आपके पास होंगी भी नहीं भी होंगी कुछ दोस्तों के पास, मगर अगर नहीं है तो वो पूरी कर लें उसको, क्योंकि ये बड़ा बेनिफिट्स इन चीज़ों के होते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ स्पेशली मेरा यही है कि मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर है वो मैंने जमा नहीं करवाया था। हालांकि मेरा वो बना हुआ था वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि मैं लाहौर चैम्बर का मेंबर हूँ तो मेरा बना हुआ था। तो मैंने वो वीज़ा वीज़ा अप्लाई करके तो मैं वापस आ गया। तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई एम्बेसी से, जापान एम्बेसी से, कि जी आपका जो वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर है लाहौर चैम्बर का वो हमें रिक्वायर्ड है, वो चाहिए। तो मैं उसी दिन मैंने फिर वो लाहौर चैम्बर से मैंने वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर बनवाया और मैं बनवा के तो मैंने उनको पोस्ट कर दिया, बाई डाक मैंने भेज दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2-3 दिन बाद मेरा वीज़ा भी आ गया। तो फिर मैंने ट्रैवल किया। तो इसमें आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वीज़ा फॉर्म चाहिए, उसके बाद आपको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है वो बड़ा अच्छा तरीके से भरा हो, होटल बुकिंग चाहिए, एयर टिकट जो है वो चाहिए, लाहौर चैम्बर का अगर कागज़ है वो चाहिए, NTN नंबर चाहिए, टैक्स नंबर चाहिए, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं वो चाहिए आपको, और जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको 6 महीने की, कंपनी की भी चाहिए और बाई नेम भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी पावरफुल होती हैं। और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यही होते हैं आपके, कि आपके पास कंपनी का जो है वो बना हो, NTN नंबर कंपनी के नाम से बना हो, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो। अगर एक और चीज़ आपके लिए जो है वो ज़्यादा मैं बताऊंगा कि अगर आपके लिए आपको पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो कि आपने रेंटल इनकम शो करेंगे आपको उसको, या रेंटल एग्रीमेंट आपके पास हैं, तो वो आप ज़रूर लगाएं। वो ये देखेंगे कि आपका ये बंदा जो है ये इसको इनकम इतनी आ रही है, रेंटल इनकम इसको इतनी आ रही है, ये बंदा भागने वाला नहीं है, ये बंदा सच्चा है और वापस भी आएगा, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा। और तो लाहौर चैम्बर के डॉक्यूमेंट भी हो गए। तो उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि जो होटल बुकिंग वो भी आपने कंफर्म लगानी है, दूसरी नहीं लगानी। उधर से आपको वीज़ा, उधर से आपको आएगा गारंटी लेटर, वो भी आपने साथ लगाना है, क्योंकि गारंटी लेटर वो मस्ट मांगते हैं। कभी कभी होता है कि गारंटी लेटर के बगैर भी वीज़ा मिल जाता है। मैं आपको अपने 2 दोस्त हैं उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उन दोस्तों ने वीज़ा लगवाया था, उनके पास लाहौर चैम्बर का डॉक्यूमेंट नहीं थे, मगर उनकी स्टेटमेंट अच्छी थी, तो डॉक्यूमेंट उन्होंने कंप्लीट कर लिए, उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, उनका वीज़ा लग गया दोनों का। वो फ्रेश पासपोर्ट थे दोनों के। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि उनके फ्रेश पासपोर्ट थे। और वो जब उधर पहुँचे, एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो एयरपोर्ट पे पहुँच पे जब उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा जी आपने कहाँ पे स्टे करना है। उनके पास होटल बुकिंग नहीं थी, तो उन्होंने होटल बुकिंग की वजह से उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया, दोनों को डिपोर्ट कर दिया। अब देखें कि कितना अलमिया है कि एक बंदा इतना ट्रैवल करके इतनी टिकट लेके तो बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो जा रहा है, तो आगे से वो डिपोर्ट हो जाए। इतने घंटों का सफ़र तय करके, कोई 16-17 घंटों का 18 घंटों का सफ़र करके बंदा जाए, तो आगे से वो जो इमिग्रेशन वाले हैं उसको एक्सेप्ट ना करें, तो वो बात गलत है। अगर किसी भाई को मेरे को जापान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है, तो वो मुझे डिटेल पूछ सकता है, मैं उसको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा जापान के वीज़े के हवाले से, कि आपने जब जापान जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आज मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्यों ना ये सीरीज़ स्टार्ट करूं, बजाय इसके कि इधर उधर टाइम ज़ाया करने के। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूं। जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने कुछ 4-5 कंट्री का ट्रैवल किया था। तो मैं सबसे पहले गया था श्रीलंका में 2 दिन का मेरा स्टे था श्रीलंका का। श्रीलंका से फिर मैं चला गया थाईलैंड मेरा 4 दिन का स्टे था। थाईलैंड से मैं फिर चला गया चाइना मेरा 3 दिन का स्टे था। चाइना से कोरिया मेरा 1 डे स्टे था। कोरिया से मैं चला गया जापान। ये मैं सारे वीज़े लेके गया था, मैं वीज़ों के बगैर नहीं गया था, मैं वीज़े लेके गया था सारे। और फिर जापान से मैं जो वापसी थी मेरी वो थी श्रीलंका की। श्रीलंका से फिर मैं दुबई आ गया, तो दुबई फिर 10 दिन रहा। दुबई के बाद मेरा को तकरीबन 30 दिन का मेरा टूर था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ये टूर मेरा नहीं ख्याल है कि 2-2.5 लाख से ज़्यादा किया है। और आप कंट्री देख लें कितने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन के लिए या बेस्ट एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए या वीज़ा लगवाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ताकि मैं आपको बेस्ट जो है वो बातें बता सकूं
और बेस्ट गाइड कर सकूँ, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, जो आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तो पास है नहीं कि वो बार बार आपको एक लाइन दोबारा रिपीट करवाएगा। मैं तो वैसे जस्ट बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो दोस्तों से कुछ गपशप हो जाए, कुछ बातें हो जाएं और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं। किसी भाई को यूरोप के हवाले से या किसी भी कंट्री के हवाले से, जिस कंट्री में मैं गया हुआ हूँ उस कंट्री के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकता है और वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।